कभी सोचा है हर रोज 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की थाली में खाना आता कहाँ से है? ये कोई जादू तो है नहीं। ये असल में हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौतियों में से एक है। आज हम इसी विशाल पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर साइंस इसमें हमारी मदद कैसे कर रहा है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। ये सिर्फ ज्यादा फसलें उगाने के बारे में नहीं है, नहीं, ये तो समय और हमारे सीमित संसाधनों के खिलाफ एक तरह की रेस है। जरा सोचिए, भारत की आबादी 100 करोड़ से कहीं ज्यादा है और ये लगातार बढ़ रही है। हर नए इंसान के आने का मतलब है हमारे जमीन और पानी जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज पर और भी ज्यादा दबाव। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। देखिए, ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए हमें ज्यादा खाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन हमारी खेती की जमीन वो तो उतनी की उतनी ही है। हम और जंगल काट कर खेत तो नहीं बना सकते। तो सवाल ये है कि उसी जमीन से ज्यादा पैदावार आखिर कैसे की जाए। मजे की बात यह है कि हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं। हरित क्रांति के टाइम पर 1952 से 2010 के बीच हमने खेती की जमीन को सिर्फ 25% बढ़ाया, लेकिन अनाज का उत्पादन जानते हैं कितना बढ़ाया? 4 गुना। ये साइंस और हमारे किसानों की एक जबरदस्त कामयाबी थी। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस चमत्कार को दोहरा सकते हैं और इस बार हमारी धरती को नुकसान पहुंचाए बिना? चलिए देखते हैं विज्ञान इसके लिए क्या रास्ते सुझाता है। तो साइंटिस्ट्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक 3 तरफा रणनीति अपनाई है। पहला, बेहतर बीज तैयार करना। दूसरा, खेती करने के तरीकों को और स्मार्ट बनाना। और तीसरा, हमारी फसलों को उनके दुश्मनों से बचाना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह हमारी कहानी की शुरुआत भी एक छोटी सी चीज से होती है, एक बीज से। ये बीज ही तो एक फसल का डीएनए है, उसकी पूरी काबिलियत का ब्लूप्रिंट। तो चलिए अपने पहले पिलर को देखते हैं, बेहतर बीजों का निर्माण। इसमें असली कमाल है हाइब्रिडाइजेशन जैसी टेक्निक्स का। मान लीजिए एक पौधा है जो अनाज तो बहुत देता है पर सूखे में मर जाता है, और दूसरा पौधा है जो सूखा झेल लेता है पर अनाज कम देता है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? वो इन दोनों के गुणों को मिलाकर एक नई किस्म तैयार करते हैं, एक ऐसा सुपर सीड जो ज्यादा अनाज भी दे और सूखे का सामना भी कर सके। तो वैज्ञानिकों के सुपर क्रॉप के लिए विश लिस्ट क्या होती है? वही सबसे पहले तो ज्यादा पैदावार, जाहिर है। फिर आती है बेहतर क्वालिटी, जैसे दालों में ज्यादा प्रोटीन हो ताकि वो और भी पौष्टिक बन सके। इसके बाद आती है बीमारियों और मौसम की मार, जैसे सूखा या बाढ़ से लड़ने की ताकत। और अगर फसल जल्दी पक जाए और अलग अलग मौसम में भी आसानी से उग सके तो वो तो बोनस पॉइंट्स है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बेहतरीन बीज है, लेकिन उसे सही खाना पानी देना भी तो जरूरी है ना? यहीं पर हमारा दूसरा पिलर काम आता है, स्मार्ट खेती, मतलब फसल उत्पादन का सही मैनेजमेंट। इसको ऐसे समझिए जैसे हमें बढ़ने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए होती है, विटामिन्स, प्रोटीन, सब कुछ। ठीक वैसे ही पौधों को भी सही टाइम पर सही पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसी मैनेजमेंट के साइंस को हम कहते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। पौधे अपना भोजन 3 मेन जगहों से लेते हैं। हवा से उन्हें कार्बन और ऑक्सीजन मिलती है, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बाकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं मिट्टी से। अब मिट्टी से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स भी 2 तरह के होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी जरूरत तो है पर बहुत ही कम मात्रा में, जैसे लोहा और जिंक। तो सवाल ये है कि जब फसल कट जाती है तो मिट्टी में इन पोषक तत्वों की जो कमी हुई उसे पूरा कैसे किया जाए? एक तरीका तो सदियों पुराना है और बहुत असरदार भी, खाद का इस्तेमाल। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये न सिर्फ पौधों को धीरे धीरे पोषण देती है, बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधारती है, उसे जिंदा रखती है और उसकी पानी सोखने की क्षमता को भी बढ़ाती है। और दूसरा ऑप्शन है उर्वरक, यानी फर्टिलाइजर्स। इनको हम पौधों का एनर्जी ड्रिंक भी कह सकते हैं। ये बाजार में मिलने वाले पोषक तत्व हैं जो पौधों को तुरंत एक बूस्ट देते हैं, जिससे वो तेजी से बढ़ते हैं और पैदावार भी ज्यादा होती है। तो यहीं पर एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है।
खाद जो है वो मिट्टी के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है जो उसे सालों साल उपजाऊ बनाए रखती है। वहीं दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स हैं जो शॉर्ट टर्म में तो ज़बरदस्त रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन इनके ज़्यादा इस्तेमाल से लंबे समय में मिट्टी की सेहत बिगड़ सकती है, वो बंजर तक हो सकती है। तो ये तेज़ी और टिकाऊपन के बीच एक बहुत बड़ा बैलेंस है जिसे साधना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पौधों के लिए सिर्फ खाना ही नहीं, पानी भी उतना ही जरूरी है। पोषक तत्व पानी में घुलकर ही तो जड़ों तक पहुंचते हैं। और भारत जैसे देश में जहां खेती ज्यादातर मानसून पर निर्भर है, वहां सिंचाई के सिस्टम जैसे नहरें, कुएं, तालाब एक लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि जब बारिश न भी हो तब भी खेतों तक पानी पहुंचता रहे। तो अब हमारे पास एक शानदार बीज है, उसे सही पोषण और पानी भी मिल रहा है और फसल लहलहा रही है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमें अपनी फसल को दुश्मनों से भी तो बचाना है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर पर, फसल सुरक्षा। खेत में कई दुश्मन छिपे होते हैं जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। सबसे पहले तो है खरपतवार, जो हमारी फसल का खाना, पानी, धूप सब कुछ चुरा लेते हैं। फिर आते हैं कीड़े मकोड़े जो पत्तों, तनों और फलों को खाकर फसल को बर्बाद कर देते हैं। और फिर है वो अनदेखे दुश्मन, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, जो पौधों में तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं। तो इन सभी चुनौतियों को देखते हुए एक टिकाऊ समाधान क्या है? जवाब है इन तीनों पिलर्स को एक साथ लाना और प्रकृति के साथ मिलकर काम करना, उसके खिलाफ नहीं। और यहीं से ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की सोच सामने आती है। ये खेती करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स और जहरीले कीटनाशकों से पूरी तरह से बचा जाता है। इसका पूरा फोकस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने पर होता है। इसका मतलब है खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल करना, प्रकृति के दोस्तों को काम पर लगाना, जैसे कि नीलहरित शैवाल, जो एक बायो एजेंट की तरह हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है। कीड़ों को भगाने के लिए केमिकल की जगह नीम की पत्तियों या उसके तेल का इस्तेमाल करना। ये एक ऐसा तरीका है जो न सिर्फ हमारी मिट्टी को जिंदा रखता है, बल्कि मधुमक्खियों, तितलियों जैसे उन छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करता है जो इस सूरजमुखी जैसे फूलों और हमारी फसलों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो हमने देखा कि विज्ञान के पास दुनिया का पेट भरने की ताकत तो है। हमारे पास बेहतर बीज हैं, स्मार्ट खेती के तरीके हैं और प्रकृति के साथ चलने वाले समाधान भी हैं। लेकिन असली सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि नीयत का है। क्या हम इन तरीकों को ऐसे अपना सकते हैं जो हमारी धरती के लिए भी अच्छे हों और हर इंसान तक खाना भी पहुंचा सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।